उनके नाम हम पहले लेते हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई समाज पुरुष प्रधान हो और उसमें महिलाओं के नाम हम पहले रखें। रामचरितमानस वैसे तो अवधि में लिखी गई है। प्रारंभ के गीता प्रेस का जो संस्करण है, अगर आप पढ़ेंगे तो पहले श्लोक में सरस्वती वंदना है संस्कृत में, और दूसरे श्लोक में भवानी शंकरो वंदे ऐसा श्लोक आता है। मतलब हम राम के बारे में लिख रहे हैं, लेकिन हम सरस्वती और भवानी के श्लोक पहले संस्कृत में लिख रहे हैं। तो समझने के लिए बात है कि अगर पुरुष प्रधान समाज है, अगर रामचरितमानस हम लिख रहे हैं, तो हम सरस्वती की आराधना क्यों कर रहे हैं? तो ये थोड़ी सी सूक्ष्मता वाली बातें हैं, समझने वाली। जो आधुनिक काल में समाजशास्त्री हमें बताते हैं कि पुरुष प्रधान देश है, ऐसा हम अपने में नहीं मानते। बहुत अच्छे बेटा। दिल्ली विश्वविद्यालय में 2 कॉलेज हैं, गार्गी और मैत्रेयी। यस, दोनों कॉलेज आपके ध्यान में होगा, जो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े हैं। तो ये गार्गी कौन थी और उनके नाम पर कॉलेज क्यों है दिल्ली में? तो गार्गी जो है वो गुरु द्रोण के वंश से हैं, और उनके द्वारा रचित श्लोक वो ऋग्वेद में हैं, कई मंडलों में आपको मिलेंगे। और ऐसे ही मैत्रेयी के श्लोक भी आपको वेदों में मिलेंगे। तो यदि ये पुरुष प्रधान देश था, तो उसमें गार्गी और मैत्रेयी जैसी ऋषिका और उन्हें ऋग्वेद में स्थान मिलना ये संभव नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात। तो पहला जो हाइपोथेसिस है कि भारत एक पुरुष प्रधान देश है, वो मैं जमीन पर अपने पारिवारिक स्तर पर, ग्रामीण क्षेत्र में, वैदिक स्तर पर भी वो सच नहीं पाता। दूसरा क्या है, जो अपना मध्यकाल था, जिसमें आक्रांता भारत में आए, अलग अलग लोगों ने भारत पर कई हिस्सों पर शासन किया। पूरा भारत कभी किसी के अधीन नहीं रहा। ये जो भी इतिहासकार लिखते हैं, अगर आप उसका तथ्य, अगर आप गहराई में जाएंगे तो ध्यान में आएगा, किसी ने भी पूरे भारत पर एक बार कभी शासन नहीं किया। तो कुछ हिस्सों पर शासन किया, और उन हिस्सों पर जब शासन हुआ तो उसके साथ कुछ विकृतियां समाज में आई, जिसमें महिलाओं का समाज में भूमिका वो सीमित हो गई या सीमित करी गई। दूसरा है कि समाज जातियों में और अन्य अन्य व्यवस्थाओं में बंट गया। अब जितना हम गहराई में जाकर उसका अध्ययन करते हैं, तो इन विकृतियों को समाज से निकालने का दायित्व भी हमारी ओर है, और उसका माध्यम इस प्रकार का एकत्रीकरण है, जहां पर हम विषयों की चर्चा कर सकते हैं। और मध्यकाल में भी, जैसे आज मैंने देखा कि रानी झांसीबाई का चित्रण हुआ, तो वो कौन थी? 1858 तक, 1857 तक उनका एक योगदान है, लेकिन हम आज इतने वर्षों बाद, इतने दशकों बाद भी उनका चित्रण इस मंच पर कर रहे हैं, तो कोई भारत के इतिहास में उनकी भूमिका रही होगी। या हम माता जीजाबाई, जो शिवाजी की माता हैं, उनका हम चित्रण करते हैं या उनके बारे में अध्ययन करते हैं, तो उन महिलाओं की भारत के समाज में भूमिका रही है। तो महिलाओं की समान भूमिका और पुरुषों से भी अधिक भूमिका भारत के समाज में रही है। अब उसका व्यवहारिक पक्ष क्या है? यदि मैं एमएनसीज की बात करूं, तो कई बार ये बोर्ड रूम में जब मैं अपने इन्वेस्टर्स के साथ बैठता हूं, तो इस बात पे चर्चा होती है कि सीएक्सओ लेवल पर उतनी महिलाएं क्यों नहीं दिखती। वो इसलिए नहीं दिखती कि इस प्रकृति में सृजन शक्ति का अधिकार महिलाओं के पास है, पुरुषों के पास नहीं है। जो उनके प्रोडक्टिव ईयर्स हैं 30s और 40s, उसमें उन्हें एक ब्रेक लेना पड़ता है, क्योंकि परिवार के लिए वो ब्रेक वो सेक्रीफाइस करती हैं। इसलिए वो सीएक्सओ लेवल पर नहीं है, इसलिए नहीं कि वो समान नहीं है या उनके अंदर क्षमता नहीं है, लेकिन परिवार को चलाने के लिए और प्रकृति को चलाने के लिए उनको एक बलिदान देना पड़ता है। जो उनके मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स है, उसमें 3-4 साल का उनको ब्रेक लेना पड़ता है। तो इन सब विषयों पर यदि हम चर्चा करेंगे, तो जो वेस्टर्न थ्योरी है उसको हम भारत पर नहीं थोप सकते। अगर पश्चिम महिलाओं की समानता की बात करता है, तो वो अलग प्रकार से करता है। भारत में महिलाओं की पहले से एक अग्रिम भूमिका समाज में रही है। दूसरा क्या है कि महिलाएं जो हमारे घर में किशोर हैं या बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, कितनी फीमेल्स को हम एग्रेसिव स्पोर्ट्स की तरफ प्रमोट करते हैं। यदि हम उन्हें स्पोर्ट्स में, एग्रेसिव स्पोर्ट्स खेलने के लिए प्रमोट करते हैं, तो उनके अंदर व्यक्तित्व, जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स डेवलप होती हैं, तो वो आगे जाकर उनके जीवन में एक अहम भूमिका, आत्मविश्वास, बिल्कुल
जागृत करने में हेल्प होती है। हेल्प होती है। तो यदि आपके घर में छोटी बच्चियां हैं तो उन्हें टीम स्पोर्ट्स और कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, चाहे वो सॉकर हो सकता है या जूडो हो सकता है, इस टाइप के कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स भी खिलाइए, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और उनके अंदर जो एक एग्रेशन चाहिए समाज में जूझने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, वो एग्रेशन उनके अंदर जागृत होगा। तो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, टीम स्पोर्ट्स, जो भी हमारे घर में बच्चे हैं, जो छोटी टीनेजर्स हैं, उनको हमें जरूर खिलाने चाहिए, क्योंकि आगे जाकर हम व्यापार के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में सब कुछ एक टीम स्पोर्ट है। और टीम स्पोर्ट में अग्रेशन, लीडरशिप क्वालिटीज, ये सब महत्वपूर्ण है। तो ये इसका एक व्यवहारिक पक्ष है कि हम आज क्या कर सकते हैं, जो घर में हमारे टीनेजर्स हैं उनके साथ क्या कर सकते हैं। और आज के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में महिलाओं की एक अग्रणी भूमिका है। उदाहरण के लिए हम इंदिरा नूई का उदाहरण ले सकते हैं, जो पेप्सिको की ग्लोबल सीईओ रही है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने परिवार के लिए समय नहीं लिया। आप उनकी जीवनी बायोग्राफी पढ़ेंगे तो वो उसका भी उल्लेख करती है कि उनके इन लॉज की उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस थी जब वो पेप्सिको के सीईओ बनने के रास्ते पर थी। तो उन्होंने दोनों का संतुलन करके, वो क्षमता महिलाओं के अंदर है कि मल्टीटास्किंग वो करती हैं और सभी परिवारों में करती हैं। तो अंत में सिर्फ 2-3 बिंदु मैं रखूंगा कि भारत में महिलाओं की भूमिका आधुनिक काल में और वैदिक काल में पुरुषों से अधिक रही है। अभी महिलाओं का योगदान सभी क्षेत्रों में पुरुषों के बराबर है, पुरुषों से आगे है। और हमारे परिवार में जो महिलाएं हैं, यदि हम उनको सही संदेश देंगे, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि टीनेजर्स जो हैं फीमेल्स, उनको कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स या टीम स्पोर्ट्स की तरफ प्रेरित करना, तो वो आगे भी एक योगदान दे सकती है। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।